हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे हो, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का चैप्टर कवर कराऊंगा। मैं आपको इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे कवर कराऊंगा। अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपका सिमिलर टाइप का तो हम लोग उसे स्किप कर देंगे। साथ में आप लोगों को इस चैप्टर के रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा। एक बात और, ये जो वीडियो है ना, ये रिवीजन पर्पज के लिए है, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड रहेगी वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का चैप्टर। एज पर AS 13, अगर एक एंटिटी एक एसेट को हेल्ड करती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम एज डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम, तो सर वो उसके लिए क्या बन जाती है? इन्वेस्टमेंट बन जाती है। AS 13 ये कहता है कि अगर एक एंटिटी किसी भी एसेट को हेल्ड करती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम एज डिविडेंड इनकम, like investment in shares, as interest income, like investment in debentures, bonds और आपका लोन फंड, as rental income, like investment in property। ठीक जी सर। अगर एंटिटी किसी भी एसेट को हेल्ड करती है फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सर वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी। ठीक जी सर। एक बात और, कभी कभी क्या होता है, एंटिटी ना असेट को एक्वायर कर लेती है, जैसे मान लो लैंड को एक्वायर कर लिया। ठीक, किस पर्पज के लिए? ना तो उसे रेंट पे देना है, ना ही सर लैंड को उसने बिजनेस में यूज करना है, बल्कि लैंड को एक्वायर किया है फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, वैल्यू एप्रिसिएशन, तो सर वो भी क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक जी सर। सर इन्वेस्टमेंट आपकी दो टाइप की होती है, एक आपका करंट इन्वेस्टमेंट, एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक जी सर। जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है सर, उसका वैल्यूएशन होता है लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। परमानेंट इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाई जाती है, एक्सेप्ट इन ए केस जहां पे परमानेंट डिक्लाइन होता साहब इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सर परमानेंट डिक्लाइन है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक, ऐसा लिखा हुआ है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट सर परमानेंट रखी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखी है, तो हम उसे वैल्यू करेंगे सर एट कॉस्ट प्राइस पे, एक्सेप्ट इन ए केस जहां पे सर जो डिक्लाइन है वो अदर देन टेम्परेरी नेचर का है, मतलब परमानेंट डिक्लाइन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर? परमानेंट डिक्लाइन का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक जी सर। सर देखिए AS 13 ये कहता है इन्वेस्टमेंट आपके लिए करंट इन्वेस्टमेंट है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा साहब? आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, आपकी इंटेंशन है इन्वेस्टमेंट को हेल्ड करना सर मोर देन 12 मंथ, तो वो आपके लिए परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। और अगर अप टू 12 मंथ है सर, तो आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट है? करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, हम ऐसे बोल सकते साहब, अगर एंटिटी का ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन है किसी भी इन्वेस्टमेंट को हेल्ड करना अप टू ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी? करंट इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज क्या बन जाएगी? परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक जी सर। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता है सर? लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। ठीक, परमानेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता है सर? एट कॉस्ट प्राइस। ठीक जी सर। प्रैक्टिकल से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का आ सकता है। हालांकि अभी तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक जी सर। तो हम लोग चैप्टर को सर तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, एक आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एक आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और एक इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। ठीक, आइए पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की। सर देखिए, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर एक्वायर करती है, तो जो कंपनी सर शेयर एक्वायर करती है उसके लिए सर क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है जी सर। अब अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, तो उस केस में सर हम लोग लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे सर, जो कॉलम बनाते हैं ना, उसमें पहला आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है सर आपका, या तो आप नंबर ऑफ शेयर लिख सकते हैं या नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, ज्यादातर केस में सर हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं। फिर यहां पे सर या तो डिविडेंड का कॉलम बनाते हैं या आपका इनकम का कॉलम बनाते हैं। फिर आता है आपका अमाउंट का कॉलम। ऐसे सर क्रेडिट साइड में तीन कॉलम आ जाएंगे। ठीक है जी सर। अगर मैंने एक कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज किए हैं या मैंने सर डायरेक्ट सब्सक्राइब किए हैं, तो सर मैं एंट्री क्या पास करूंगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक, टू बैंक अकाउंट। जी सर। कभी कभी सर क्या होता है, जो
कंपनी होती है जिसके हमने शेयर एक्वायर कर रखे होते हैं वो बोनस शेयर इशू कर देती है। अगर सर सामने वाली कंपनी जिसके हमने शेयर एक्वायर कर रखे हैं अगर वो बोनस शेयर इशू कर तो हम लोग सर उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या होता है सर? उसका रीजन ये होता है कि हमने कोई एज सच कॉस्ट इनकर नहीं की बोनस शेयर के लिए ना। बेसिकली बोनस शेयर है क्या सर? बोनस शेयर है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आपका, ठीक। तो हमारी साइड से सर कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर से नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देते हैं और कॉस्ट जो हमने पहले इनकट कर रखी होती है उसको अकॉर्डिंगली सर क्या करते हैं, एलोकेट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं सर मार्केट में गया, मैं पेन खरीदने गया, ठीक है। एक पेन सर 100 रुपीज का था, ठीक है जी सर। और कंपनी ने स्कीम चला रखी थी कि अगर कोई भी बंदा 10 पेन लेगा तो सर 2 पेन फ्री में मिलेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया सर, मैंने ना 10 पेन खरीद लिए। तो मैंने कितनी कॉस्ट इनकट की सर? 1000। अच्छा, मैंने कितने पेन खरीदे सर? 10 पेन खरीदे आपने। और मेरे को फ्री में कितने पेन मिल गए सर? 2 पेन मिल गए। अब मैं एक बात को 2 बार बोलूंगा, आप बताना कौन सी बात ज्यादा सही है। 1000 की कॉस्ट में 12 पेन मैंने परचेज किए हैं। सेकंड, 1000 की कॉस्ट में मैंने 10 पेन परचेज किए हैं और 2 पेन मेरे को फ्री में मिले हैं। कौन सी बात ज्यादा सही है? आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करना एक बार ना, ठीक जी सर। हमने सर कमेंट कर दिया वीडियो को पॉज करके। मैं आपको बता दूं ये बात ज्यादा सही है सर। क्यों? हमें तो पेन फ्री में मिले हैं। फिर एक काम करते, ये परचेज करते नहीं, पेन फ्री में ले लेते। सर वो कैसे फ्री में दे देगा? बस यही मैं बात आपको बता रहा हूं। कंपनी ने बोनस शेयर किसको बांटे होंगे सर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बांटे होंगे। तो हमें शेयर पता क्यों मिले हैं सर? बोनस शेयर, क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी शेयर है, ठीक जी सर। आइए, तो अगर हम लोग सर शेयर सब्सक्राइब करते हैं या शेयर मार्केट से परचेज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर हमें बोनस शेयर मिलते सर तो बोनस शेयर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर लेंगे। अमाउंट सर हमारी कोई कॉस्ट नहीं आई है, तो जो टोटल अपने एग्जिस्टिंग शेयर की कॉस्ट सर उसे हम क्या करेंगे सर, इंक्लूडिंग बोनस शेयर सर एलोकेट कर लेंगे, ठीक जी सर। सर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका राइट शेयर। देखिए राइट शेयर क्या होता है? राइट शेयर सर वो शेयर होता है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट वैल्यू, लोअर देन फेयर वैल्यू, ठीक। तो राइट शेयर के केस में सर अपने पास ना 2 चॉइस होती है। या तो मैं क्या कर सकता हूं सर, राइट शेयर सब्सक्राइब कर सकता हूं, या मैं राइट शेयर के राइट को बेच सकता हूं, ठीक। या एक कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, ठीक है। अगर मैंने मान लो क्या किया, राइट शेयर में सब्सक्राइब कर लिया तो मैं एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं राइट शेयर में, मतलब अगर मैं राइट शेयर में सब्सक्राइब करता हूं तो सर इसे हम सिंपल ये मान के चलेंगे जैसे मैंने शेयर परचेज किए हैं, शेयर सब्सक्राइब किए, ठीक है जी सर। अगर मैं राइट बेचता हूं तो सेल ऑफ जो राइट है प्राइमा फेसी सर, मैं अभी आपको ये समझाऊंगा कि आप उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। हालांकि सर कुछ केस में कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं सर, जो सेल ऑफ राइट होता है ना उसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग अगर राइट बेचते हैं, शेयर नहीं बेचते, राइट बेचते हैं, तो सर हम लोग क्या करेंगे उस केस में, सर सेल ऑफ राइट को इनकम मानेंगे, ठीक। सर जो सेल ऑफ राइट की इनकम है, क्या उसे हम लोग इनकम कॉलम में लेके जाएं? सर आप लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारी स्टडी मेट क्या प्रैक्टिस फॉलो करती है, हमारी स्टडी मेट ना सर लास्ट में एक लाइन लिख देती है कि आपका जो सेल ऑफ राइट की इनकम है उसे आप P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लेजर में वो लोग नहीं लिखते, हम भी नहीं लिखेंगे एग्जाम पर्पज के लिए, ठीक जी सर। सर मैंने शेयर बेच दी है, अगर मैंने शेयर बेच दी तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर इन्वेस्टमेंट को मैं क्रेडिट करूंगा कॉस्ट पे, और जो भी डिफरेंस होगा सर प्रोसीड्स में और आपका कॉस्ट प्राइस में, वो डिफरेंस सर आपका चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, ठीक है जी सर। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से आगे चले। हाँ जी सर। सर एक कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड का। देखिए अगर डिविडेंड सर मेरे को प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है, सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब क्या है, अगर कंपनी ने सर जो प्रॉफिट एलोकेट किए हैं वो उससे पहले के प्रॉफिट एलोकेट किए हैं जिस डेट पे सर मैंने शेयर परचेज किया, तो मेरे लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमेशा मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस होता है। मैं एंट्री पास करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। जिस दिन मैंने शेयर एक्वायर किए, अगर कंपनी ने डिविडेंड उसके बाद के प्रॉफिट में से एलोकेट किया तो मेरे लिए पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा। उसे सर मैं क्या करूंगा, P&L अकाउंट में लेके जाऊंगा, ठीक है जी सर। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, अगर सर मान लो अपने पास ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग जो भी अपनी बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, डिवाइड बाय सर क्या आएगा, ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस ड्यूरिंग द ईयर मैंने शेयर परचेज किए, सब्सक्राइब किए एज ए राइट शेयर या नॉर्मल परचेज किए, ठीक है। तो सर मैं क्या करूंगा सर, अमाउंट ऐड कर दूंगा और नंबर ऑफ शेयर को अकॉर्डिंगली बढ़ा दूंगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर सर मेरे को क्या मिला है सर, बोनस शेयर मिले हैं, तो मैं क्या करूंगा सर,
नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दूंगा और अमाउंट 0 आ जाएगा। ठीक जी सर। अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला तो सर मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, और इसके हिसाब से सर मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से कॉस्ट पर शेयर निकाल लूंगा। ठीक सर, सेल प्रोसीड से उसका कंपैरिजन करूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा सर उसे प्रॉफिट और लॉस में लेके चला जाऊंगा। ठीक, क्लोजिंग डेट पे सर मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करूंगा एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, करंट इन्वेस्टमेंट। अगर परमानेंट इन्वेस्टमेंट है तो सर फिर मैं क्या करूंगा, उसे कॉस्ट पे दिखाऊंगा, एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे डिक्लाइन परमानेंट नहीं चाहिए। ठीक है जी सर। चलिए, सेल ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट मैं अलग से आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी प्राइमा फेसी हम लोग क्या मान के चलेंगे, सेल ऑफ राइट को आप कहां लेके जाएंगे सर, पी एंड एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूं, 2 3 4 क्वेश्चन करा के पहले आपको ना इक्विटी शेयर के, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर के, फिर मैं बीच में सेल ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट अलग से करा देता हूं। ठीक है, ताकि अगर हमें किसी क्वेश्चन में सेल ऑफ राइट को उस कॉन्सेप्ट से कंपेरिजन करना हो तो आप वो भी कर पाए। सर जो आपका पहला इलिस्ट्रेशन है ये आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का इलिस्ट्रेशन है। अभी हम लोग सर पहले कुछ इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन करेंगे सर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर के, फिर डिबेंचर के, फिर कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी सर। पढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 2। हर क्वेश्चन और इलिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा, सो दैट आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़े, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। आइए, एक दो बात और बता दूं। जी सर बताओ ना। अगर मैं सर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं और मैं कोई ब्रोकरेज पे करता हूं, कोई स्टैंप ड्यूटी पे करता हूं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करता हूं, तो मेरे को पता क्या करना पड़ेगा सर, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बेचता हूं और उसके ऊपर कोई ब्रोकरेज पे करता हूं तो सर वो सेल प्रोसीड्स में मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है जी सर। पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या लिखता है इलस्ट्रेशन, देखिए। ऑन 1 अप्रैल X1 मिस्टर कृष्णा मूर्ति, एक सेकंड, परचेज्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इन टेल्को लिमिटेड एट 120 ईच फ्रॉम ए ब्रोकर। ठीक है, ध्यान देना सर, कई बार क्वेश्चन आपको ओपनिंग बैलेंस देगा, कई बार आपको क्वेश्चन ना फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में ही परचेज देगा। ठीक है जी सर। यहाँ परचेज का केस है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, ना कि टू बैलेंस शीट। कितने से सर, 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे। ठीक है, परचेज प्राइस क्या है सर, परचेज प्राइस है 120, तो 1,20,000 का अमाउंट आ जाएगा। हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आ गई। ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। ठीक, अब यहां पे ना सर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। देखिए उसने ना 100 रुपीज के हिसाब से सर 50 पैसे क्या किए सर, स्टैम्प की कॉस्ट पे इनकर्ड किए हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इंटू 100 डिवाइड बाई 0.5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 120 से या 122,400 से, क्योंकि हमने ब्रोकरेज भी पे की है। मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे 120 आएगा। हालांकि बच्चों को पता है, लेकिन कई बार बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है कि वाई 120, वाई नॉट 122,400। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखिए बात सुनो बड़े ध्यान से ना। मैं आपसे कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज कर रहा हूं, ठीक है। यहां ब्रोकर बैठा है और वहां गवर्नमेंट बैठी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो ब्रोकर मेरे से कमीशन लेगा वो किस पे लेगा सर, जो आपके मेरे बीच में डील हुई है, डील प्राइस पे। बिल्कुल ठीक है। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, गवर्नमेंट जो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लेगी वो किस पे लेगी, डील प्राइस पे। ठीक है, तो सर आपका स्टैंप ड्यूटी और ब्रोकरेज हमेशा सर आपका ट्रांजैक्शन प्राइस पे आएगा, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो सर ब्रोकरेज कितने से आ जाएगा, 600 से 123। ठीक है, तो टू बैंक आएगा 1,23,000। ऑन 31 जनवरी X2 बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेस ऑफ 1:2। ठीक है, तो 500 बोनस शेयर आ गए, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, अमाउंट नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ द बोनस शेयर द शेयर वर कोटेड एट 175 एंड 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। सर कोटेड का मतलब क्या बेटा, कोटेड का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अगर एक कंपनी की सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है तो सर उसे हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी की जो वैल्यू होती है उसे हम कोटेड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, 31 मार्च X2 को मिस्टर कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ठीक है सर, ये देखिए यहां पे सर प्राइस नहीं दिया बेटा, बात समझिए। क्वेश्चन है ना, आपको इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दी है कि बोनस शेयर से पहले
प्राइस आपका 175, उसके बाद 90 हो गया। अब यहाँ पे सर उसने सेल प्राइस नहीं दिया, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि बोनस शेयर के बाद जो प्राइस है वही सेल प्राइस रहा होगा। 90 इंटू 500, 45,000 माइनस 2%, सर 44,100 आ गया। बाई बैंक अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर में 500 आएगा, सेल प्रोसीड में सर आपका 44,100 आएगा। ठीक है, 1,23,000 से टोटल आपकी कॉस्ट है। ये 1,500 शेयर की कॉस्ट है, 500 शेयर की कॉस्ट कितने से आएगी? सर 41,000, तो 3,100 से सर क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये देखिए P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक जी सर। अब सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द मिस्टर कृष्णा मूर्ति हु हेल्ड द शेयर एज करंट असेट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि आपकी जो असेट है वो करंट असेट है, परमानेंट असेट है, सर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे सर? इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक सर, इन्वेस्टमेंट जो है अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसका वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। ठीक, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? देखिए इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक FIFO मेथड, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर ईयर एंड पे हमें मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखी। बेटा देखिए 90 जो प्राइस है वो आपका 31 मार्च X2 को ही सेल प्राइस है, तो यही आपके लिए क्या बन गई? मार्केट वैल्यू बन गई। ठीक है, तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहां देखिए सर 1,000 के शेयर अपने पास अनसोल्ड बच गए। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकलेगी 1,000 की? 123 कॉस्ट है 1,500 शेयर की, तो 1,000 की कॉस्ट कितने से आ गई? 82,000 से। और मार्केट प्राइस 1,000 इंटू 90,000, विच एवरेज लोअर 82,000। ठीक, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, मिस्टर एक्स परचेज 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन ओमेगा कंपनी लिमिटेड ₹4.62,500 इंक्लूसिव ब्रोकरेज एंड स्टैंप ड्यूटी। सर मिस्टर एक्स ने क्या किया? 500 इक्विटी शेयर परचेज किए, 100 की फेस वैल्यू का है, तो अगर मैं फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू की बात करूँ तो 50,000 सर फेस वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? 62,500, जिसमें सर आपका ब्रोकरेज स्टैंप ड्यूटी सब इंक्लूड है, टू कैश काउंट आ जाएगा। ठीक जी सर। Some year later, the company resolved to capitalize its profit and to issue to the holder of equity share one equity bonus share for every share held by them. ठीक सर, कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया, किस रेशो में? 1:1 की रेशो में। तो सर 500 बोनस शेयर आ जाएगा, 50,000 की फेस वैल्यू से सर क्या होगा? आपका नॉमिनल वैल्यू बढ़ जाएगी, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। आफ्टर द कैपिटलाइजेशन द शेयर वर कोटेड एट 92.5 पर शेयर। सर कैपिटलाइजेशन होने के बाद, मतलब बोनस शेयर इशू करने के बाद, सर जो शेयर है ना वो कोटेड है कितने पे? 92.5 पे। मिस्टर एक्स सोल्ड द बोनस शेयर एंड रिसीव्ड एट 90 पर शेयर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर तो क्वेश्चन है ना, अपने को सेल प्राइस 90 दे दिया, तो हम 90 ही सेल प्राइस कंसीडर करेंगे, लेकिन सर वैल्यूएशन के लिए जो मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे वो कितना करेंगे? 92.5। ठीक, 500 शेयर बेच दिए, किसके हिसाब से? आपका 90 के हिसाब से। 45,000 अमाउंट आ गया। हाँ जी सर, 62,500 कॉस्ट है सर 1,000 शेयर की, तो आपका 500 की कॉस्ट कितनी आएगी? 31250 माइनस सर आपका 45,000, तो आपका प्रॉफिट आ गया कितने से? 13,750 से। क्लोजिंग वैल्यूएशन करते हैं सर, कॉस्ट कितनी है? 31250, मार्केट प्राइस कितनी है? 92.5% के हिसाब से 46,250। सर ये वैल्यूएशन आ जाएगा इसमें, मतलब कॉस्ट वैल्यूएशन आ जाएगा। चलिए जी सर, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 आसान सा इलस्ट्रेशन है, इसे आप अपने आप कर लेंगे, मतलब हमने ऐसा सिमिलर इलस्ट्रेशन पहले कर लिया है। सिमिलर इलस्ट्रेशन पहले हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो हम इसको सर स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल X1 रजत हैज 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ P लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर। अभी देखिए सर इसके पास ना पहले से शेयर है,
नॉमिनल वैल्यू 10 के हिसाब से, लेकिन बुक वैल्यू कितनी 15 के हिसाब से। तो अगर डिविडेंड वगैरह कैलकुलेट होगा तो किस पे होगा सर, नॉमिनल वैल्यू पे। बाकी सर कैरिंग अमाउंट उसका कितना है 15 रहेगा। तो टू बैलेंस बीडी 50,000 इंटू 15 सर 7,50,000। आगे बढ़ते हैं। ऑन 20 जून X1 ही परचेज अनदर 10,000 शेयर ऑफ पी लिमिटेड एट ₹16 पर शेयर। सर उसने क्या किया, मार्केट से ना 10,000 शेयर परचेज कर ली 16 के हिसाब से। तो टू बैंक आएगा सर 10,000 शेयर है और 160 सर कॉस्ट आ जाएगी। आगे ऑन 1 अगस्त X1 पी लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी शेयर, एक सेकेंड, 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। सर जिस शेयर होल्डर के पास 6 इक्विटी शेयर है उसे एक बोनस शेयर दे दिया। तो अपने पास कितने शेयर है सर, देखिए 50,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 और हमने परचेज कर लिए, तो 60,000 शेयर आ गए, बोनस मिल गया 1:6 के रेशो में। 10,000 से सर क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 अक्टूबर X1 द डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस ए राइट इशू। सर 31 अक्टूबर को डायरेक्टर ने क्या किया, पी के एक राइट इशू अनाउंस कर दिया, विच एंटाइटल द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर। होल्डर को ऑप्शन दे दिया कि जिसके पास 7 शेयर होंगे उसे 3 शेयर मिल जाएंगे, कितने पे, एट ₹15 पर शेयर। ठीक, 15 पर शेयर के हिसाब से। बात सुनिए ध्यान से ना, 50,000 सर ओपनिंग बैलेंस है, 10,000 सर हमने परचेज किए, 10,000 का सर हमें क्या मिला, बोनस शेयर मिला। तो हमारे पास कितने शेयर हेल्ड हो गए, 70,000। अपने पास कितना राइट आया है सर, 3 शेयर का राइट आया, 7 के बदले में 30,000 शेयर का राइट आया। ठीक है, रजत सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर। सर रजत ने क्या किया, जो 30,000 शेयर का राइट आया था इसका 1/3 10,000 राइट ऑफ शेयर, ना कि शेयर, हम यहां पे राइट बेच रहे हैं। रजत सोल्ड 1/3 ऑफ द एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर एंड सब्सक्राइब द रेस्ट ऑन 5 नवंबर। ओके, तो सर 2 के हिसाब से सर उसने क्या किया, राइट बेच दिया। तो 20,000 का अमाउंट सर हम लोग क्या करेंगे, P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये सर हम एक सेंटेंस फॉर्म में लिख के आएंगे, इसे सर हम लेजर में नहीं दिखाएंगे क्योंकि स्टडी मैट से लेजर में नहीं दिखाता। ठीक, हालांकि टेक्निकली सर आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर के बाद में इनकम का कॉलम बना लो, लेकिन स्टडी मैट उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता, हम भी उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, 20,000 का सर क्या आ गया आपके पास, सर राइट शेयर का सब्सक्रिप्शन आ गया, मतलब हमने राइट शेयर का को सब्सक्राइब कर लिया, कितने के लिए, 20,000 शेयर के लिए। ये देखिए सब्सक्राइब द रेस्ट। ठीक, किसके हिसाब से सर, 15 के हिसाब से, 3 लाख। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द रजत फॉर द ईयर एंडिंग। अब यहाँ पे देखिए सर, हमें सर कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, ईयर एंड पे कोई सेल प्राइस नहीं दे रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे और इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखा देंगे, कॉस्ट पे। ड्यूरिंग द ईयर सर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड वगैरह नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट सेल हुई है, तो सर जितनी हमने परचेज की इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ी इलस्ट्रेशन है, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन 6 को डिस्कस करने से पहले मैं एक काम करता हूं, डिविडेंड का पॉइंट थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए होता क्या है, ये कंपनी का करंट ईयर है सर, इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल फॉर द कंपनी कि वो करंट ईयर के अकाउंट करंट ईयर में कंप्लीट कर ले। सर जनरली अकाउंट्स जो होते हैं सर वो बाद में बनते हैं। सर ये है 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। ठीक है, 31 मार्च 23 सर अपनी रिपोर्टिंग डेट कहलाएगी, बैलेंस डेट कहलाएगी। ठीक है सर, यहां से रिलेटेड जो अकाउंट होंगे जनरली क्या होगा सर, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद अकाउंट बनेंगे, पहले अकाउंट बनते हैं। ठीक है, फिर उनका ऑडिट होता है, फिर बोर्ड में जाके सर अप्रूव होते हैं। ठीक, ये है सर अप्रूवल डेट। मान लो 31 जुलाई आपका 23 क्या है, अप्रूवल डेट। ठीक जी सर, अब कंपनी सर यहां पे क्या करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं एज पर AS4। सर हम लोग इसे क्या करते हैं सर, करंट ईयर में नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। सर डिविडेंड किस पे होता है,
डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल पे पे होता है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड किसको मिलता है सर? डिविडेंड उसको मिलता है सर जिस शेयर होल्डर के पास शेयर हेल्ड होते हैं ऑन द डेट रिकॉर्ड डेट। ठीक जी सर, ऑन रिकॉर्ड डेट पे से जिसके पास शेयर हेल्ड होते हैं। अब बात सुनिए, अगर कैपिटल आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट पे, उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। और किसको मिलेगा सर? जिसने सर क्या कर रखे हैं सर, रिकॉर्ड डेट पे शेयर हेल्ड कर रखे। ठीक जी सर। एक बात और, अगर डिविडेंड उस प्रॉफिट में से पे हुआ है जो हमने शेयर परचेज किए थे उससे पहले के प्रॉफिट में से सर क्या हुआ है, डिविडेंड अगर पे हुआ है तो अपने लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड बनेगा, हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। ठीक, अगर डिविडेंड सर उस प्रॉफिट में से हमें मिला है जब हमने शेयर एक्वायर किए थे उसके बाद के प्रॉफिट में से हमें मिला है तो सर वो अपने लिए क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगा, डिविडेंड इनकम बनेगा। ठीक है जी सर। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर सर मेरे पास पहले से शेयर हेल्ड है यहां पे, ठीक है, पहले से मेरे पास क्या शेयर हेल्ड है, तो उससे रिलेटेड सर जो डिविडेंड होगा मेरे लिए डिविडेंड इनकम बन जाएगा। ठीक, लेकिन मान लो मैंने शेयर यहां परचेज किए हैं, यहां परचेज किए हैं और उनके ऊपर सर यहां पे जाकर डिविडेंड मिल गया है, तो सर जब मैंने शेयर यहां परचेज किए हैं और डिविडेंड इससे पहले का बटा है तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा। मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में उसे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक सर, फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो करंट ईयर में पे होता है लेकिन वो बिलोंग करता है सर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से और प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल पे पे होता है। ठीक, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है सर जो जिस दिन पे होता है उस दिन जो आउटस्टैंडिंग कैपिटल है उसके बेस पे होता है। ठीक, अगर मान लो सर कंपनी ने क्या किया, यहां पे राइट शेयर इशू कर दिया, बोनस शेयर इशू कर दिए, तो सर ये राइट शेयर और बोनस शेयर क्या प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल में आ रहे होंगे? नहीं आ रहे होंगे, तो इनको सर फाइनल डिविडेंड इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल इनको फाइनल डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहां पे सर हमने क्या किया, इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया, तो ये इंटरिम डिविडेंड सर इनको भी मिल जाएगा। ठीक जी सर। हाँ, अगर क्वेश्चन ने मना कर दिया कि इनको इंटरिम डिविडेंड नहीं देना तो फिर इनको इंटरिम डिविडेंड हम लोग पे नहीं करेंगे। ठीक जी सर। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिए ध्यान से ना, अगर मेरे पास शेयर पहले से हेल्ड है और मेरे को सर फाइनल डिविडेंड मिलता है तो सर मैं उसे क्या करूंगा, एज ए डिविडेंड इनकम दिखाऊंगा उसके ऊपर डिविडेंड। ठीक, अगर मैंने शेयर परचेज किए हैं और उसके ऊपर मेरे को फाइनल डिविडेंड मिलता है सर, ठीक है, और वो फाइनल डिविडेंड सर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का है, तो सर मेरे लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हो जाएगी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा। ठीक, अगर ड्यूरिंग द ईयर मैं बोनस शेयर और राइट शेयर इशू करता हूं और ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड पे करता हूं इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का सर, तो सर बोनस शेयर और राइट शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है जी सर। आइए, ऑन 1 अप्रैल X1 सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू सर 10 है। ठीक, नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड के काम आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे सर, टू बैलेंस बीडी 25,000 शेयर है सर और अमाउंट आ जाएगा 375 से, ओपनिंग बैलेंस है, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, ऑन 20 जून X1 को ही परचेस्ड अनदर 5,000 शेयर ऑफ द कंपनी एट ₹16 पर शेयर। सर 20 जून को उसने क्या किया, 5,000 शेयर और परचेज कर लिए 16 के हिसाब से। अब यहां पे देखिए सर, ये जो 5,000 शेयर है, अगर कंपनी यहां पे डिविडेंड बांटती है तो क्या इन 5,000 शेयर को डिविडेंड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये जो 5,000 शेयर है सर ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि ये शेयर मैंने मार्केट से परचेज किए हैं और कंपनी की आउटस्टैंडिंग कैपिटल का सर ये पार्ट रहे होंगे लास्ट ईयर। ठीक, अगर नए शेयर इशू हुए हैं, बोनस शेयर आए हैं, राइट शेयर आए करंट ईयर में, तो उनके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक, एक बात और, अगर मैं सर ये शेयर आपके 20 जून को परचेज करता हूं और डिविडेंड सर 20 जून से पहले के प्रॉफिट में से सर बांटा जाता है, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है जी सर। द डायरेक्टर ऑफ, अच्छा एक बार टू बैंक अकाउंट आएगा, 5,000 शेयर है 80,000। ठीक है जी सर। द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड ए बोनस एंड राइट इशू, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज इशू। अगर ये ना भी लिखता ना ये लाइन तो भी सर करंट ईयर में जो हम डिविडेंड पे करेंगे, अगर वो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, तो हम इनको डिविडेंड वैसे पे नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों कैपिटल सर आउटस्टैंडिंग नहीं होगी क्लोजिंग डेट पे। ठीक है जी सर। द टर्म्स ऑफ द इशू आर एज फॉलोज, बोनस बेसिस आपका 1:6 के रेशियो में 5,000 बोनस शेयर आ जाएंगे। राइट बेसिस सर देखिए 25,000 शेयर अपने पास ओपनिंग शेयर है, 5,000 शेयर सर हमने परचेज किए हैं, 5,000 शेयर का सर हमें बोनस शेयर मिल गया। कितने शेयर हो गए सर टोटल? सर 35,000 शेयर हो गए। राइट बेसिस क्या है, 3:7 है, डेट 31 अगस्त है, प्राइस 15 के हिसाब से है।
तो 15,000 का सर अपने पास राइट ऑप्शन है, ठीक है, राइट शेयर का ऑप्शन है 15 के हिसाब से। ड्यू डेट फॉर पेमेंट सर कितनी है, 30 सितंबर है। शेयर होल्डर वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर दे राइट इन फुल और इन पार्ट। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। सर देखिए, शेयर होल्डर के पास सर एंटाइटल है, या तो वो क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने राइट को फुल या पार्ट में बेच सकते हैं, ठीक है। तो सुंदर ने क्या किया, 1/3 एंटाइटल में बेच दिया 2 पर शेयर के हिसाब से। तो राइट कितने बेच दिए सर हमने, 5,000 राइट बेच दिए 2 के हिसाब से। तो 10,000 सर पीएनएल अकाउंट में इनकम लेके चले जाएंगे, ठीक है। आगे सर उसने रेस्ट के बारे में कुछ बोला, नहीं बोला सर। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर अपने पास राइट शेयर का ऑप्शन है और क्वेश्चन ने बोल दिया कि कुछ हमने राइट बेच दी और बैलेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि बैलेंस हमने क्या किया होगा, राइट शेयर को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बैलेंस राइट शेयर को हमने क्या किया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो 10,000 इंटू 15 आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 30 सितंबर को। चलिए, डिविडेंड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1, 1 अप्रैल X0, 31 मार्च X1। ये मेरा करंट ईयर का क्वेश्चन है। यहां मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 25,000 शेयर का। मैंने यहां पे 5,000 शेयर परचेज किए हैं। यहां पे मेरे को सर 5,000 का क्या मिला है, बोनस मिला। और यहां पे मैंने क्या किया, 10,000 शेयर का सर राइट सब्सक्राइब किया, ठीक। यहां पे जाके वो कह रहा है डिविडेंड दिया। देखिए, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1, इस साल से रिलेटेड सर क्या है, डिविडेंड पे हुआ है। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1 एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाय X लिमिटेड। फेस वैल्यू कितनी है, 10, 20% के हिसाब से 2 पर शेयर का डिविडेंड आ गया, ठीक। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1 एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाय X लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31 अक्टूबर। सर 31 अक्टूबर को हमें क्या मिला है, डिविडेंड रिसीव हुआ, ठीक। ये डिविडेंड किस किस पे मिलेगा सर, देखिए ये आपका क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट रहा होगा, ये सर किसी और बंदे के पास क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट रहा होगा। तो बोनस और राइट पे सर, हालांकि क्वेश्चन ने कुछ मना किया यहाँ पे, सर नहीं, क्वेश्चन ने ना मना किया था यहाँ पे कि डिविडेंड इनके ऊपर आपने नहीं देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती ना तो भी सर ये एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो डिविडेंड है ना, ये जो डिविडेंड है ना, ये आपका लास्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है जी सर। चलिए, तो 25,000 शेयर अपने पास पहले से इंटू 2, 50,000 से डिविडेंड इनकम बन जाएगी। 5,000 का सर शेयर हमने परचेज किया है, तो सर जब हमने शेयर परचेज किए होंगे तो इसमें डिविडेंड इंक्लूड होगा, क्योंकि डिविडेंड सर आपका इससे पहले एक प्रॉफिट से मिला है। तो ये अपने लिए क्या बन जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। 10,000 हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर देंगे, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक। डिविडेंड फॉर शेयर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20 जून आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। वो ये कह रहा है कि जो डिविडेंड है ना, जो शेयर 20 जून को एक्वायर किए हैं उनसे रिलेटेड डिविडेंड हमने कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं, अगर ये लाइन ना भी लिखता ना तो अभी सर हम लोग सेम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये अपने लिए क्या प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ठीक है। 15 जून X1 को सुंदर ने क्या किया, 25,000 इक्विटी शेयर बेच दिए, किस पे, 5 प्रीमियम के हिसाब से। तो 25,000 इंटू 15 बाई बैंक अकाउंट 25,000 शेयर कितने से सर, आपका 375 से, ठीक है। आइए प्रॉफिट और लॉस निकालते, देखिए 375 सर आपका सेल प्राइस आ गया। कॉस्ट कितने से आएगी सर, 375 कॉस्ट है आपका 25,000 शेयर की, 80,000 कॉस्ट है 5,000 शेयर की। सर बोनस की कॉस्ट 0 है। एक्चुअली हम क्या करें, टोटल कॉस्ट को इंक्लूडिंग बोनस शेयर में एलोकेट कर देंगे, ठीक है। सर राइट शेयर की कॉस्ट जो आपकी है 150 है, और नंबर ऑफ शेयर कितने से, राइट शेयर आपके 10,000 है। एक प्यारी सी बात और सर, जो हमने ये 80,000 की कॉस्ट के शेयर परचेज किए थे, इसके अगेंस्ट 10,000 का डिविडेंड मिला है, जो कि अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी सर। तो पर शेयर कॉस्ट कितनी आ गई, 375 प्लस 80,000 प्लस आपका 150 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 45,000, 13.22 आ गई, ठीक है।
और कितने शेयर बेच दिए सर 25,000 इंटू 25,000 सर टोटल कॉस्ट आ गया आपकी 3,30,556। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से आ गया सर 5 टाइम 4 से। ये देखिए सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक जी सर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके क्लोजिंग बैलेंस और निकालते हैं और पी एंड एल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। ठीक है अब पी एंड एल अकाउंट में सर क्या क्या आएगा, एक तो आपका डिविडेंड इनकम आ जाएगी 50,000 से, ये एक आपका सेल ऑफ राइट की इनकम आ जाएगी कितने से 10,000 से। ठीक है जी सर एक बार मैं उसको टिक करा देता हूँ। ये देखिए सर सेल ऑफ राइट डिविडेंड इनकम और एक आपका सर जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है। चले आगे। हाँ जी सर क्लोजिंग बैलेंस देखिए फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एंड शेयर आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। सर इसने मार्केट प्राइस की ना तो बात कर रखी कहीं पे ना मार्केट प्राइस दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। सर कॉस्ट कैसे निकलेगी देखिए सर पर शेयर कॉस्ट कितनी थी 13.222। अभी कितने शेयर बचे अपने पास अनसोल्ड 20,000। कैसे सर देखिए टोटल 45,000 थे, 25,000 शेयर हमने बेच दिए थे, तो ये आ गया सर आपका 264,444। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 सर आपका सिमिलर है, आप इसे अपने आप करेंगे। यहां देखिए सर एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं आप लोगों को मैं। यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो डिविडेंड का कॉलम इन्होंने बना रखा, हम भी एग्जाम में से इसी कॉलम के हिसाब से सर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कॉलम बनाया करेंगे। ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ेंगे और जो आपका सेल ऑफ राइट है यहां देखिए सर एक बार सेल ऑफ राइट ये रहा 10,000, इसे हम पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। यहाँ तो पीएनएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट मांग लिया था, जैसे इस क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट नहीं मांग रखा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखिए सेल ऑफ राइट शेयर 7,500 टू बी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी सर पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 8। ए लिमिटेड परचेज्ड 5,000 इक्विटी शेयर नॉमिनल वैल्यू 100 ईच ऑफ ए लिमिटेड, अच्छा अलायंस लिमिटेड, ठीक ₹4.105 ईच ऑन 1 अप्रैल X1। ठीक है द शेयर वर कोटेड कम डिविडेंड, ठीक है ऑन 15 मई X1 अलायंस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 2% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X1। सर देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में अपने पास ओपनिंग बैलेंस नहीं, हमने क्या किया सर 5,000 इक्विटी शेयर परचेज किए हैं। एक बात और लास्ट में सर क्वेश्चन ने क्या लिख दिया द कंपनी ए इनकर्ड 2% एज ब्रोकरेज व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। सर 2% कंपनी क्या कर रही है ब्रोकरेज कॉस्ट इनकर्ड कर रही है, तो सर परचेज के केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा, सेल के केस में हम लोग क्या करेंगे सर सेल प्रोसीड्स में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी सर हमने क्या किया 5,000 शेयर परचेज किए हैं, बिल्कुल ठीक है किसके हिसाब से 105 के हिसाब से, तो टू बैंक आएगा। प्लीज ध्यान देना अगर मैंने शेयर परचेज किए हैं और जो डिविडेंड मिला है वो पिछले साल का मिला है, तो सर इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हो जाएगी साहब। ठीक है जी सर तो 5,000 इंटू 105 प्लस 2%, सर टू बैंक आएगा आपका कब 1 अप्रैल को 5,000 शेयर आएंगे और अमाउंट आएगा 535,500 से। चलिए द शेयर वर कोटेड कम डिविडेंड, ठीक है ऑन 15 मई X1 ए लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 2% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X1। ये देखिए सर ये प्रीवियस ईयर है ये करंट ईयर है। 1 अप्रैल को हमने क्या किया 5,000 इक्विटी शेयर परचेज किए, ठीक है और कंपनी ने यहां पे क्या किया 15 मई को सर यहां पे कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, ठीक है किसके ऊपर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है तो सर जब हमने यहाँ पे शेयर परचेज किए हैं तो ये शेयर हमने मार्केट से परचेज किए होंगे, बिल्कुल ठीक है सर। ये शेयर लास्ट ईयर कंपनी क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है सर। अब सर हमने क्या किया है जब ये शेयर परचेज किया तो हमने इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट इनकर्ड की है,
अगर डिविडेंड सर उससे पहले के प्रॉफिट से मिला है तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है। ठीक जी सर। तो 2% डिविडेंड है, 5000 इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि सर डिविडेंड आपका फेस वैल्यू पे आता है। 10,000 आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट। ये देखिए सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया है हमने। एंट्री क्या पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक। ऑन 30 जून X1 अलायंस लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशो 1:5। ओके, तो सर 1000 बोनस शेयर आ जाएंगे अपने पास कब, 30 जून को, अमाउंट नील। 1 अक्टूबर को सर कंपनी ने क्या किया, इशूड राइट शेयर इन द रेशो 1:12, 45 पर शेयर। ये देखिए सर, अपने पास पहले शेयर कितने थे, 5000, 1000 का बोनस मिला, 6000 शेयर आ गए। राइट का ऑप्शन कितने से, 1/12 से, तो 500 राइट का ऑप्शन है। ठीक है, 45 के हिसाब से। ए लिमिटेड सब्सक्राइब टू हाफ ऑफ द राइट इशू एंड द बैलेंस वाज सोल्ड फॉर एट 5 पर राइट एंटाइटलमेंट। ठीक, तो 250 हमने क्या किया सर, राइट शेयर में सब्सक्राइब कर लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान सुनना। 250 हमने क्या किया सर, राइट में सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, इनटू क्या आएगा 45, 11250 आएगा। तो क्या इसके ऊपर ब्रोकरेज पे होगी सर? ये हमने परचेज नहीं किया है, सब्सक्राइब किया है। और क्वेश्चन जो हमें बोला, उसने बोला सर बाइंग एंड सेलिंग पे आपने क्या करना, ब्रोकरेज पे करनी, तो इसके ऊपर ब्रोकरेज नहीं आएगी, 11250 आ जाएगा। और सेल ऑफ राइट सर 250 इंटू 5, 1250 सर, वो हम इनकम कंसिडर कर लेंगे पी एंड अकाउंट में। ये देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ राइट विल बी क्रेडिटेड टू पी एंड अकाउंट। ठीक जी सर, आगे देखिए। द कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता था जो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ पेमेंट तक बिलोंग करता है, और डेट ऑफ पेमेंट पे जो आउटस्टैंडिंग कैपिटल होती है उसके ऊपर पे होता है। ठीक है, तो अपने पास सर उस दिन शेयर कितने हैं सर, 5000 शेयर पहले थे। ठीक है, और हमने क्या किया सर, 1000 बोनस शेयर ले लिए और 250 सर राइट शेयर ले लिए। अगर क्वेश्चन कुछ और नहीं कहता तो 6250 पे मेरे को क्या मिलेगा, इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1% ऑन 30 नवंबर। ठीक है, राइट शेयर वर नॉट एंटाइटल टू डिविडेंड। राइट शेयर इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल नहीं है। तो सर मेरे को जो डिविडेंड मिलेगा इंटरिम, ओपनिंग पे परचेज पे मिलेगा, प्लस 1000 का सर जो बोनस शेयर मिला है। राइट शेयर पे मिलता अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता। अब क्वेश्चन ने मना कर दिया सर 6000 पे, सर क्या आएगा आपका इंटरिम डिविडेंड आएगा, और किसके हिसाब से सर 1% है, 100 का 1%, तो 1 रुपीज के हिसाब से बाई बैंक अकाउंट आएगा इंटरिम डिविडेंड 6000 से। द कंपनी सोल्ड 3000 शेयर ऑन 31 दिसंबर X1 एट 95 पर शेयर। तो 3000 इंटू 95 सर आपका सेल वैल्यू आ गया 285 माइनस 2% ब्रोकरेज सर आपका नेट प्रोसीड्स आएगा 279,300। अब 279,300 सर आपका नेट प्रोसीड्स आ गया। कॉस्ट कितनी है देखिए सर, 535 500 प्लस 11250 माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड सर आपका 10,000 डिवाइड बाई सर नंबर ऑफ शेयर है 6250। तो कॉस्ट पर शेयर सर आपका आ गया 85.88। कितने शेयर बेच दिया आपने सर, 3000 शेयर हमने बेच दिए इंटू 3000 सर 257,640 माइनस 279,300 सर प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 21,660। चले हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। लास्ट में सर अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी मार्केट प्राइस वगैरह नहीं दे रखा, और ये दिसंबर की सेल है, जबकि ईयर एंड आपका 31 मार्च X2 है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, कॉस्ट आ जाएगी 3000 शेयर बिक के बच गए 3250, 85.88 इंटू 3250 सर 279,110। चले हाँ जी सर, ये जो 6000 का सर आपका डिविडेंड इनकम थी, ये आपका पी&ल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आइए अब मैं आपको सेल ऑफ राइट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर, राइट शेयर क्या होता है सर? राइट शेयर एक ऐसा शेयर होता है जिसे कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। बिल्कुल ठीक है सर। सर राइट शेयर इशू होने के बाद ना
कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाती है। सर कैसे? बेटा बड़ा सिंपल समझिए, एक कंपनी का जो शेयर था मार्केट में वो 100 रुपीज का था, ठीक है। अगर कंपनी नॉर्मल पब्लिक इशू करेगी तो 100 पे करेगी, ठीक है। सर मान लेते कंपनी ने क्या किया, राइट शेयर इशू कर दिया एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस 80 रुपीज के हिसाब से। अब कंपनी का जो शेयर की वैल्यू थी 100 थी, उसके पास नए शेयर से जो प्रोसीड्स आए सर वो कितने आए हैं? सर वो 80 के हिसाब से आए हैं, तो सर कंपनी शेयर की वैल्यू गिर जाती है, ठीक। जी सर। हमें ये चैप्टर सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? सर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, मैं एग्जाम्पल बना के इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपने क्या किया, 1000 शेयर परचेज कर लिए, कैसे? कम राइट, ठीक। और एक शेयर का प्राइस मान लो मार्केट में कितना था, 95 था, ठीक है जी सर। 95,000 क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक है जी सर। अब कंपनी ने राइट शेयर इशू कर दिया। राइट शेयर इशू करने के बाद सर कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो 90 रहेगी मान लो, तो आपके लिए सर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई, 90,000 बन गई, ठीक है। आपने क्या किया सर, जो आपके पास ऑफर आया था ना राइट शेयर का, आपने राइट बेच दिए। मान लेते सर आपने 1:1 की रेशो में कंपनी ने राइट शेयर का ऑप्शन दिया था, और आपने जो राइट बेचे ना वो 8 रुपीज के हिसाब से बेच दिए, सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया, तो 8,000 सर क्या गया, सेल ऑफ राइट आ गया, ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सेल ऑफ राइट को हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो सर यहां पे आपके जो शेयर है उसकी तो वैल्यू गिर गई है, तो आपको क्या करना चाहिए सर, 5,000 का जो अमाउंट है इसे सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस करना चाहिए, और 3,000 सर कहां लेके जाना चाहिए, P&L अकाउंट में। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। AS 13 ये कहता है अगर किसी इन्वेस्टर ने शेयर परचेज किए कम राइट, पहली कंडीशन क्या, कम राइट शेयर परचेज किए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, राइट इशू होने के बाद कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू गिर गई है। दो कंडीशन कौन कौन सी, एक तो आपने शेयर परचेज किए कैसे, कम राइट। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें वो दोनों कंडीशन फिट नहीं बैठ रही। पहली कंडीशन क्या है, आपने शेयर परचेज किए कम राइट, और सेकंड कंडीशन क्या है सर, राइट इशू होने के बाद शेयर की जो मार्केट वैल्यू है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट प्राइस वो डिक्लाइन हो गई है, ठीक। उस केस में आप क्या करेंगे, सेल ऑफ राइट से जो प्रोसीड्स आएगी उससे सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे एट लोअर ऑफ टू ए, डिफरेंस बिटवीन परचेज कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू एंड सेल ऑफ राइट। अगर मान लो सर हम लोग यहां पे राइट 4 के हिसाब से बेचते हैं, तो फिर 4,000 हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि लोअर ऑफ टू में क्या क्या आएगा सर, आपका 5,000 ये आ गया, मार्केट प्राइस इन कंपैरिजन टू कॉस्ट प्राइस कम है, और 4,000 सर क्या आ गया, आपका सेल ऑफ राइट आ गया, ठीक। अब क्योंकि हमें सर राइट से 8,000 की प्रोसीड्स मिली, तो हम लोग क्या करेंगे, 5,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, 3,000 को P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी सर। आइए क्वेश्चन पे चलते एक बार ना, फिर इलस्ट्रेशन पे दोबारा लौट के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। मिस्टर एक्स एक्वायर 200 शेयर ऑफ ए कंपनी ऑन कम राइट बेसिस। ये देखिए सर, पहली कंडीशन क्या, आपने शेयर जो परचेज की कम राइट बेस पे की 470,000, ठीक। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव द ऑफर ऑफ ए राइट टू एक्वायर फ्रेश शेयर इन द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1 एट ₹107 ईच, ठीक है। ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल द ऑल द राइट फॉर 12,000। सर उसने क्या किया, सारे राइट 12,000 में बेच दिए, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर देयर बिकमिंग एक्स राइट हैज ऑल्सो गोन डाउन टू 60,000। ये देखिए सर, शेयर की मार्केट वैल्यू ना 60,000 रहेगी अब, तो कम राइट आपने शेयर परचेज किए हैं, शेयर की वैल्यू गिर गई है। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस। देखिए सर, अगर आप राइट बेचते हैं, अगर मान लो हमने राइट शेयर में सब्सक्राइब कर लिया, फिर तो सर कोई प्रोसीड्स आई नहीं अपने पास, ठीक। लेकिन अगर हम राइट बेचते हैं तो टू द एक्सटेंट सर जितना मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आया है आफ्टर शेयर बिकमिंग एक्स राइट, सर उतना अमाउंट हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सर 10,000 का डिक्लाइन है, सेल ऑफ राइट से सर आपको 12,000 मिले हैं,
तो 10,000 हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर देंगे और 2,000 सर कहाँ लेके जाएंगे, P&L अकाउंट में, ठीक है। एज पर AS 13 वेयर द इन्वेस्टमेंट आर एक्वायर्ड ऑन ए कम राइट बेसिस, सर जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट को क्या किया, कम राइट बेस पे एक्वायर किया, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर देयर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट, सर जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है आफ्टर बिकमिंग आपका एक्स राइट वो कॉस्ट के कंपैरिजन में कम है, फॉर विच दे वर एक्वायर्ड, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स ऑफ द राइट टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू, ठीक है। In this case, the amount of the X right market value of 200 share bought by X immediately after the declaration of the right fall to 60,000. In this case, out of sale proceeds of 12,000, 10,000 सर आप क्या करेंगे, cost of investment के साथ reduce कर देंगे, ठीक है। Apply to reduce the carrying amount of to bring to the its market value and 2,000 सर क्या करेंगे, P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी सर। चलिए सर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के यहाँ पे अपने क्वेश्चन खत्म होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कंबाइंड क्वेश्चन दे रखे हैं, करेंगे उनके ऊपर चर्चा, ठीक है। तो अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखिए इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स के केस में सर आपको ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, और वो क्या है सर, वो है आपको हर ट्रांजैक्शन पे सर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए जो इंटरेस्ट होता है ना सर वो हमेशा ड्यू डेट पे पेमेंट होती है उसकी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम गई कंपनी में कि भाई साहब आज एक काम करो, आज हमें ना इंटरेस्ट दे दो, ऐसा नहीं होता सर। कंपनी क्या करती है, ड्यू डेट पे ही इंटरेस्ट पे करती, ठीक है। अब एक एग्जांपल बना के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो क्या हुआ, मैंने एक कंपनी के 31 अगस्त को डिबेंचर परचेज किए मार्केट से, ठीक है। 12% रेट ऑफ डिबेंचर था, ठीक है। और आपका ड्यू डेट जो थी कंपनी की साइड से वो 30 जून और 31 दिसंबर थी, ठीक है। मैंने 1 लाख के मान लो डिबेंचर परचेज किए, कब, 31 अगस्त को। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर टू बैंक, कितने से, इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे, ठीक है जी सर। देखिए बात सुनिए ध्यान से ना, जिस पार्टी से, जिस बंदे से मैंने डिबेंचर परचेज किए हैं उसे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला होगा सर, 30 जून को। नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट उसे कब मिलेगा सर, 31 दिसंबर को। लेकिन सर उसने तो डिबेंचर हेल्ड कर रखे हैं, बिल्कुल हेल्ड कर रखे सर। तो अब अगला इंटरेस्ट किसको मिलेगा सर, जो 31 दिसंबर को ओनर होगा। अब उसने सर 30 जून से लेकर 31 अगस्त तक हेल्ड किए हैं, और 31 दिसंबर को मैं ओनर बन जाऊंगा, तो इंटरेस्ट कंपनी मेरे को पे करेगी। तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को 2 मंथ के लिए जितना उसने सर इन्वेस्टमेंट को हेल्ड किया है उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जी सर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर ट्रांजेक्शन पे ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। अगर मैं डिबेंचर परचेज कर रहा हूं तो वो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, क्योंकि यहां पे समझिए बात को ना, मेरे को कंपनी 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 मंथ्स उसने हेल्ड की है, तो मैं क्या करूंगा, उसे 2 मंथ का इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं क्या करता हूं साहब, मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है, मैं उसे 31 जुलाई को बेच देता हूं, ठीक है। तो 1 मंथ का मैं क्या करूंगा, सामने वाली पार्टी से इंटरेस्ट रिसीव करूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में क्या रहने वाला है, आपको हर ट्रांजेक्शन पे ना ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक। अगर आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर बाई कर रहे हैं तो आप पे करेंगे, और अगर आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को सेल कर रहे हैं तो आप रिसीव करेंगे, ठीक है जी सर। एक दो प्यारी प्यारी बातें और सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो डेट हम लोग, जिस डेट पे हम लोग क्या करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा साहब, ड्यू डेट से लेके ईयर एंड तक का इंटरेस्ट एक्रू बुक करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है सर। आइए एक प्यारी सी बात और डिस्कस करते हैं। देखिए मैं मार्केट में गया आज, मैंने कहा जी मैं एक काम करता हूँ, एक्स लिमिटेड कंपनी के ना 12% डिबेंचर परचेज कर लेता हूँ, ठीक है, 31 अगस्त को, और ड्यू डेट थी सर आपका 30 जून और 31 दिसंबर, ठीक है। मैं मार्केट में गया 31 अगस्त को, मैंने आवाजें लगाई, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी का डिबेंचर बेच लो, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी का डिबेंचर बेच लो। एक व्यक्ति आवाज लगा रहा था कि कोई एक्स लिमिटेड कंपनी का डिबेंचर परचेज कर लो। मैंने उसको कहा भाई साहब आप डिबेंचर बेचोगे, उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं डिबेंचर परचेज करूंगा, उसने कहा ठीक है जी। हम दोनों ने जो प्राइस डिसाइड किया वो 97 डिसाइड कर लिया, मान लो कितना डिसाइड कर लिया, 97, ठीक। अब मैंने क्या किया सर, 97,000 की उस बंदे को पेमेंट कर दी।
उस बंदे ने पैसे गिने, सेम एग्जांपल मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में भी दे रखा, ठीक है। उस बंदे ने पैसे गिने, उसने बोला कि सर पैसे कम है। मैंने कहा जी पैसे पूरे हैं। उसने बोला पैसे कम है। एक व्यक्ति जा रहा था, हमने उसको बुलाया, हमने कहा भाई साहब पैसे गिन लो, पैसे गिन दो हमारे प्लीज। उसने हमारे पैसे गिने, तो जैसे उसने बोला 97,000, मैंने बोला पैसे पूरे हैं। सामने वाली पार्टी जिससे मैं सर ये डिवेंचर परचेज कर रहा था, उसने बोला पैसे कम है। इसका मतलब हमारा झगड़ा 97,000 पे था ही नहीं। हमारा झगड़ा किस पे था? 97,000 में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। मैं ये मान के चल रहा था कि 97,000 जो ट्रांजैक्शन है ना, ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। देखिए 1 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 2 मंथ का मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं ये मान के चल रहा था कि जो हम लोगों ने डील की ना 97 पे, इसमें ये 97 में 2,000 इंक्लूड है। जबकि सामने वाली पार्टी ये मान के चल रही थी कि इस 97,000 में 2,000 एक्सक्लूड है, एक्स इंटरेस्ट है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, हम हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या इंटरेस्ट का अमाउंट ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? सर हमें ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर ट्रांजैक्शन सर आपकी एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब है सर उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, तो 97,000 तो मैं ये पे करूंगा और 2,000 का इंटरेस्ट पे करूंगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है? इस 97,000 में 2,000 इंक्लूड है, तो 2,000 तो मेरे को इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे, बाकी मैं 95,000 और पे करूंगा, मतलब टोटल 97,000 पे करूंगा। इसमें से 2,000 में क्या करूंगा? इंटरेस्ट एडजस्ट कर लूंगा, बाकी 95,000 सर मेरा क्या बन जाएगा? ट्रांजेक्शन प्राइस बन जाएगा। ठीक। सो बात की एक बात क्या है सर, चाहे मैं परचेज करूं या मैं सेल करूं इन्वेस्टमेंट को, इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा कैलकुलेट होगा ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक। ठीक है। अब अगर ट्रांजेक्शन प्राइस आपका कम इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट मैं ट्रांजेक्शन प्राइस में से घटा दूंगा, और अगर ट्रांजेक्शन प्राइस आपका एक्स इंटरेस्ट है, तो सर फिर मैं उस ट्रांजेक्शन प्राइस में से इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं घटाऊंगा। ठीक जी सर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ट्रांजेक्शन आपकी कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, तो सर हम लोग क्या करेंगे? सर एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन को मान के चलेंगे। ठीक है जी सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ेंगे। सर ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी परचेज के केस में, और सेल के केस में सर ब्रोकरेज क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है। पढ़िए इलस्ट्रेशन 1। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के केस में हम हमेशा डायग्राम बनाया करेंगे, क्योंकि डायग्राम से सर क्वेश्चन में ज्यादा क्लैरिटी आती है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के केस में जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो है आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सर टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। तो अगर आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे ना, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे ना, तो सर ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी सर। तो एक काम करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, हम हमेशा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के केस में डायग्राम बनाया करेंगे। ठीक है जी सर। इन X1 Messrs Y Limited issued 12% fully paid up debenture of 100 each। सर Y Limited ने क्या किए हैं? 12% fully paid up debenture इशू किए हैं। इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th September 31st March ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। हर अकाउंटिंग ईयर में सर आप क्या करेंगे? 30th September और 31st March को इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट रिसीव करेंगे एज ए इन्वेस्टर। कब? 30th September को, 31st March को। ठीक है जी सर। ये सर इसने जो लाइन लिखी ना, ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी। ठीक। जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू की है, तो जो कंपनी है वो हर ईयर में 30th September 31st March को इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है जी सर। सर ऑन 1st December X2, यहां देखिए सर, Messrs Bull and Bear purchased 10,000 of these debenture at 101, आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया। ठीक है। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। ओके सर, आपने साथ में क्या किया? 1% ब्रोकरेज पे की। ठीक है।
ऑन 1 मार्च X3, सर 1 मार्च X3 को यहां पे ऑन 1 मार्च X3 the firm sold all these debenture at 103 x इंटरेस्ट प्राइस। सर कंपनी ने क्या किया, ये सारे के सारे डिवेंचर बेच दिए किसके हिसाब से, 103 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट पे, अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ द एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, माइनस आ जाएगा सर इस बार में, ब्रोकरेज एट द रेट 1%, ठीक। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द मैसेज बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1 दिसंबर से लेके 1 मार्च तक। सर आपने क्या करना, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का अकाउंट बनाना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर टू बैलेंस बीडी कुछ भी नहीं आएगा। 1 दिसंबर को सर देखिए हमने जब ये डिवेंचर परचेज किए होंगे तो फेस वैल्यू कितनी बनी है सर आपका सॉरी बेटा 10,000 इंटू 100 10 लाख, जी सर 10 लाख फेस वैल्यू बन गई। एक बात और, जब आप इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का अकाउंट बनाएंगे ना तो पर्टिकुलर्स आएगा, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू आएगा, ठीक, इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट आएगा, ठीक जी सर। तो जिस बंदे से सर आपने डिवेंचर परचेज किए उस बंदे को लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला होगा सर, ड्यू डेट पे, दैट इज 30 सितंबर को। तो हमने 1 दिसंबर को ये डिवेंचर परचेज किए तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट सर नॉमिनल वैल्यू 10 लाख से आएगी, 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जी सर। 2 मंथ का आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना इंटरेस्ट आ गया, 20,000 इंटरेस्ट आ गया। अब ट्रांजेक्शन आपकी चाहे कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, चेक करेंगे कि ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है। सर ट्रांजेक्शन अपनी एक्स इंटरेस्ट है तो 10,000 इंटू 101, 10 लाख 10,000 का सर अपना परचेज प्राइस आ गया। अगर ये ट्रांजेक्शन सर आपकी कम इंटरेस्ट होती तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करते, ठीक। अब माइनस नहीं करें क्योंकि ट्रांजेक्शन सर आपकी एक्स इंटरेस्ट है। तो 10 लाख 10,000 सर अपना ट्रांजेक्शन प्राइस आ गया, प्लस सर हमने क्या किया 1% ब्रोकरेज पे किए, प्लस 1%, 10 लाख 20,100 का सर क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए टू बैंक अकाउंट नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट आ गया, कॉस्ट आ गई, ठीक। आगे सर 1 मार्च को आपने क्या किया सर, ये डिवेंचर बेच दिया 103 के हिसाब से, ठीक है। बात सुनिए ध्यान से ना, लास्ट टाइम सर कंपनी ने इनके ऊपर इंटरेस्ट कब पे किया होगा सर, 30 सितंबर को। अब सर अक्टूबर नवंबर का इंटरेस्ट हमने सामने वाली पार्टी को पे कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट सर उसे मिलेगा जिसको अब हम क्या कर रहे हैं सर, ये डिवेंचर बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सर, जिसको हम डिवेंचर बेच रहे हैं उससे 5 मंथ का इंटरेस्ट ले लेंगे, तो ऑटोमेटिक सर नेट इंटरेस्ट हमें क्या होगा सर 3 मंथ का मिल जाएगा। देखिए 10 लाख इंटू आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 मंथ आ गए, हाँ जी सर, इंटू 12% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 50,000 का सर आपका इंटरेस्ट आ गया, 10 लाख की सर नॉमिनल वैल्यू है। और सेल प्रोसीड्स कितना सर 103 है सर, एक्स इंटरेस्ट इंटू 103 माइनस 1% ब्रोकरेज, सर 10 लाख 19,700 सर अपना सेल प्रोसीड्स आ जाएगा नेट। सर लॉस ऑन सेल 400 आ गया, ठीक। इसका डिफरेंस 30,000 सर कहाँ चला जाएगा, पी&एल अकाउंट के अंदर, ठीक है जी सर। आइए सर अब इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर के सर कंबाइन क्वेश्चन है, मतलब शेयर के साथ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर के लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहले उसको कवर करते हैं और फिर जो कंबाइंड इलस्ट्रेशन आपके इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और शेयर्स के उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर आपका 3 पढ़ेंगे, पढ़िए क्वेश्चन 3। The following information is presented by Mr. Z, a stockbroker, relating to his holding in 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। ओपनिंग बैलेंस सर उसकी कोर्स दे दी, ठीक है सर। इंटरेस्ट की ड्यू डेट जो है 30 सितंबर 31 मार्च है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए जाते हैं सर वो 31 दिसंबर को क्लोज किए जाते हैं, ठीक है जी सर। आइए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए सर हम लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं सर, 31 दिसंबर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है तो 2001 यहाँ पे दे रखा है,
तो 1 जनवरी x1 से अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर x1 को ईयर एंड है, ठीक है जी सर। ड्यू डेट देखिए 31 मार्च है और 30 सितंबर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितने से है? 9% गवर्नमेंट लोन है, आपका ओपनिंग बैलेंस है 120 से, कॉस्ट आपकी 1,18,000 है, ठीक है जी सर। चलिए 1 मार्च को क्या हुआ है, सर उसने ना परचेज किए हैं 200 यूनिट 98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। 1 जुलाई को क्या हुआ, उसने सर 500 यूनिट सेल कर दी हैं एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है 100 पे ही। मैं जनरली क्लास में क्या कराता हूं, जैसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, लाइन के ऊपर सर परचेज रखते हैं, लाइन के नीचे सेल रखते हैं, या फिर रिवर्स, लाइन के ऊपर सेल रखते हैं, लाइन के नीचे सर परचेज रखते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जब आप कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है जी सर। 1 जुलाई को सर उसने 500 यूनिट बेच दी एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। इस वर्ड को मेरे को डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, अभी नहीं, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। 500 यूनिट आ गया सर आपका एक्स इंटरेस्ट है 1 जुलाई को, सेल 500 100 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट, ठीक जी सर। 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, 150 यूनिट परचेज की है 98 के हिसाब से कम इंटरेस्ट, परचेज की है 150 यूनिट कम इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, किस पे 98 पे, @98 कम इंटरेस्ट। 1 नवंबर को सर उसने 300 यूनिट सेल कर दी है, थ्री 300 यूनिट किस रेट के हिसाब से 99 एक्स इंटरेस्ट। चलिए इंटरेस्ट की डेट दे दी सर 30 सितंबर 31 मार्च। सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स, मिस्टर जेड फॉलो FIFO मेथड। सर मिस्टर जेड क्या करता है, FIFO मेथड फॉलो करता है। FIFO मेथड का मतलब क्या है सर, जो पहले इन्वेस्टमेंट है वो पहले बिक गई है, ठीक है जी सर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस पीटी, कितने से 120 सर आपका नॉमिनल वैल्यू, 118 सर अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा, और इंटरेस्ट आएगा सर कितने मंथ का। देखिए सर लास्ट टाइम कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया था कब पे किया होगा सर, 30 सितंबर को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट क्या आएगा, एक आएगा 120 इंटू 9%, 3 मंथ का इंटरेस्ट 2700। आइए टू बैलेंस बीटी 120 2700 1,18,000। आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च को उसने क्या किया सर, अब हम ना क्वेश्चन को देखेंगे, अब हम पूरी तरह से डायग्राम के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है सर। 1 मार्च को हमने क्या किया, 200 यूनिट परचेज कर ली 98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 200 इंटू 100 20,000 नॉमिनल वैल्यू आ गई, हाँ जी सर। इंटरेस्ट कितने मंथ का सर हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे से सर हमने ये इन्वेस्टमेंट परचेज की है, ये डिवेंचर परचेज की है, ये गवर्नमेंट लोन परचेज किए हैं, ठीक है सर, ये गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उस बंदे को गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कब पे किया होगा सर, उसे 30 सितंबर को पे किया होगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 मंथ का हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 5। सर 750 से इंटरेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक प्यारी सी बात और,
200 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस आ गया। क्या ट्रांजेक्शन प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है? नहीं सर, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है। तो 200 इंटू 98 19,600 से आ जाएगा टू परचेज। चले आगे। हाँ जी सर, आइए आगे चलते हैं डायग्राम पे। सर 31 मार्च ड्यू डेट आ गई। हाँ जी सर, अपने पास कितनी फेस वैल्यू का डिबेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड हेल्ड है? सर 120 प्लस 20,000 140 इंटू 9% 6 मंथ के लिए सर 6300 की इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 31 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, 1 जुलाई को हमने क्या किया सर, 500 की फेस वैल्यू का डिबेंचर बेच दिए, ठीक है। तो बाई बैंक सर 50,000 से आ जाएगा क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट मिला था, अप्रैल मई और जून 3 मंथ का सर क्या आएगा, इंटरेस्ट हम लोग रिसीव करेंगे। वन 125। चले जी सर। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल भी निकालना पड़ेगा। 50,000 1125 50,000। अब इसके लिए सर हम क्या करेंगे, इस सेल प्रोसीड्स का कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। सर क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि आपने कौन सा मेथड लगाया है, फीफो मेथड लगाया, ठीक है। तो 1,18,000 सर कॉस्ट है आपकी 120 की। देखिए सर, जो ये 50,000 की नॉमिनल वैल्यू के हमने गवर्नमेंट बॉन्ड बेचे हैं, ये इस 120 में से बेचे होंगे, ठीक है। तो 1,18,000 कॉस्ट है सर आपकी 120 की नॉमिनल वैल्यू की। तो 50,000 की नॉमिनल वैल्यू की कॉस्ट कितनी होगी सर, ये होगी आपका 49,167। डिफरेंस सर 833 आ गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल। 833 से आ जाएगा सर आपका प्रॉफिट ऑन सेल। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मान के चलते सर इस क्वेश्चन में ना ये फिफो मेथड वाली बात ना लिखी होती, सिंपल ये लिखा होता, सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, सिर्फ ये लिखा होता। तो हम लोग क्या करते हैं सर, देखिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग मेथड तो हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन में अगर ये लाइन नहीं होती फॉलोड फीफो मेथड तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाते हैं? मैं आपको बता दूं, नहीं लगाते। सर क्यों? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ही तो मानते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड जनरली माना जाता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। यहां क्वेश्चन ने बोल तो दिया सर, सर कहां बोल दिया, ये लाइन तो लिखी नहीं है, यहां बोल दिया। देखिए साहब, सोल्ड 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, मतलब इसमें से उसने इसको बेच दिया है। हाँ, अगर सिंपल ये लिख देता ना, सोल्ड 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट एट ₹100, सिर्फ ये लिख देता, ये भी लाइन गायब होती और ये भी लाइन गायब होती। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड मान के चलते, ठीक है। तो सर कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा, ओरिजिनल होल्डिंग बोल देगा, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा सर, उसी में से फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ड्यू डेट आ गई 30 सितंबर को। देखिए 120 के अपने पास बॉन्ड पहले से थे, 20,000 के परचेज किए थे, 50,000 के बेच दिए थे, 90,000 पे सर आपका 9% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा सर आपका 4050 बाई बैंक अकाउंट 4050। चलिए 1 नवंबर को, नहीं सर 1 अक्टूबर को पहले ना, आपने क्या किया 150 यूनिट और परचेज कर ली 98 के हिसाब से। क्या लिखा हो सर यहाँ पे, सर ये तो कम इंटरेस्ट लिख दिया, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट तो है ही नहीं यहाँ पे, इंटरेस्ट का अमाउंट तो जीरो है। तो कोई बात नहीं सर, क्योंकि एक दिन का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं सर, 30 सितंबर का सर क्या था, इंटरेस्ट मिल गया। तो कोई बात नहीं सर, हम क्या करेंगे 150 इंटू 98 आ जाएगा, 14,700 आ गया डायरेक्ट। ये देखिए
इसके बाद सर सेल कर दिया 300 यूनिट 99 के हिसाब से, एक्स इंटरेस्ट है। अब यहां देखिए सर, 1 नवंबर को आपने सेल कर दिया, आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग लिखा हुआ है। सर क्या करेंगे, फीफो मेथड लगाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, वैसे भी इस क्वेश्चन में तो फीफो मेथड लिख रखा है, ठीक। अगर फीफो मेथड ना लिख रखा होता तो भी फीफो मेथड लगाते, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग लिख रखा, ठीक है जी सर। तो 300 यूनिट इंटू आपका 100 नॉमिनल वैल्यू 30,000 आ गई, ठीक है। इंटरेस्ट कितने दिन का आएगा सर? अक्टूबर, बस 1 नवंबर को तो आपको ट्रांजेक्शन ही है, इंटू 9% डिवाइड बाई 12, सर 225 का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। और 300 इंटू 99, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट सर आपकी ट्रांजेक्शन है 29,700। आइए अब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट बिकी है 29,700 की, कॉस्ट कितनी आएगी सर? इसमें से बिकी वो भी ना, तो 1,18,000 डिवाइड बाई 120 इंटू आपका आएगा सर 30,000, 29,500, तो 200 का सर प्रॉफिट ऑन सेल आ गया, ठीक है जी सर। सर ईयर एंड पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ने कहीं पे भी मार्केट प्राइस नहीं दे रखी। हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि जो शेयर की मार्केट प्राइस है ना, कोटेड प्राइस है, वो आपका फेस वैल्यू है। सर उसने ये बात भी नहीं लिख रखी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। आइए फीफो मेथड के हिसाब से कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखिए सर 118 कॉस्ट है आपकी 120 की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, 120 की नॉमिनल वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की, ठीक। अब इसमें से 50,000 की तो यूनिट ये बेच दी हमने, 30,000 की यूनिट ये बेच दी, तो 40,000 बच गया। हाँ जी सर, 1,18,000 डिवाइड बाई 120 इंटू 40,000, सर 39,000 333, 19,600, 14,700। सर ये आ गया आपका 73,633। और आपको क्या करना साहब, नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से, सर नॉमिनल वैल्यू आ गई आपकी 75,000, क्योंकि 40,000 यहाँ से बची हुई है, +20 +15, ठीक है। तो 75,000 पे 9% इंटरेस्ट है, 3 मंथ का सर क्या करेंगे, एक्यूरेट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे 1687.5। ये देखिए यहाँ से चेक कर सकते डायग्राम से भी कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट हमें यहाँ पे मिला था, अब सर ईयर एंड यहाँ पे है, तो 3 मंथ का गैप आ गया। चलिए आगे जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर सर जो 4 आपका, ये आपका क्वेश्चन थर्ड जैसा ही है, इसमें एक दो बातें अलग हैं। एक तो सर जो ट्रांजैक्शन है सर उस पर ब्रोकरेज पे कर रखी है, ठीक है। और सेकंड सर क्लोजिंग मार्केट प्राइस दे रखा है, बल्कि मैं काम करता हूँ इस क्वेश्चन को करा ही देता हूँ, ठीक है जी सर। पढ़ेंगे जल्दी से क्वेश्चन 4। मिस्टर पुरोहित furnish the following detail relating to his holding in 8% डिवेंचर ऑफ 100 each of P Limited held as current asset, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे दिया, डायग्राम बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल X1 को, और सर आपका ईयर एंडेड कब है सर? 31 मार्च। ड्यू डेट कब कब है सर? 30 सितंबर है और 31 मार्च है, ठीक है जी सर। ओपनिंग बैलेंस है 120, 118 की कॉस्ट पे। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% डिवेंचर, ठीक है जी सर। सर देखिए 1 जुलाई को आपने क्या किया, परचेज कर लिए 100 यूनिट 98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। 1 अक्टूबर को क्या किया सर? सेल 200 यूनिट 100 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। 1 जनवरी को
परचेज 50 यूनिट 98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। सर 1 फरवरी को सेल कर दी 200 यूनिट 99 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। ठीक, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट और 30 सितंबर 31 मार्च। ठीक है, मिस्टर पी क्लोज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च X2। ब्रोकरेज सर क्या है 1% से सर पे की है एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स एज्यूम FIFO मेथड। सर FIFO मेथड आपने फॉलो कर रखा है। अब यहां देखिए सर, यहां पे कहीं पे भी ना उसने ओरिजिनल होल्डिंग वर्ड यूज नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन में अगर वो FIFO मेथड हटा देता तो फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लग जाता। ठीक है जी सर। मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर सर आपका ईयर एंड पे कितने से 99 से। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस 120 है, कॉस्ट 118 आ जाएगा। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्यू डेट और क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सिमिलर है, तो ओपनिंग इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक, 120 118। आइए 1 जुलाई को हमने क्या किया सर, 100 यूनिट परचेज की है 98 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन। आपकी कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है। लास्ट टाइम सर जिस बंदे से हम ये डिबेंचर परचेज करें उसको ब्याज कम मिला होगा सर ड्यू डेट पे आपका 31 मार्च को, तो 3 मंथ का हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे। 10,000 सर नॉमिनल वैल्यू आ गई इंटू 8%, 3 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा सर आपका 200। ठीक, तो 200 तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। 9800 सर आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस आ गई, और आपको ना सर यहाँ पे 1% ब्रोकरेज पे करनी है, तो प्लस 1% आ जाएगा 9898। 10,200 9898। डायग्राम पे आगे चलते हैं सर। 30 सितंबर ड्यू डेट आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे सर ड्यू डेट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा। कितने के ऊपर आएगा सर ये 120 प्लस 10,000, 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा 5200 से बाई बैंक 30 सितंबर को। सर 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, 200 यूनिट बेच दी 100 के हिसाब से। ठीक है जी सर। 20,000 ब्रोकरेज जाएगी सर आपकी 1% माइनस 1%, सर 19,800 आ गया। इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन का इंटरेस्ट सर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल चुका था। अब यहाँ पे सर FIFO मेथड है, तो 1,18,000 कॉस्ट है 120 की, तो 20,000 की कॉस्ट कितनी है सर 19,667। सर 133 का हमें प्रॉफिट हो गया। ये देखिए 133 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी सर। 1 अक्टूबर की घटना होगी। ठीक, आगे देखिए सर 1 जनवरी को हमने क्या किया, 50 यूनिट सर परचेज कर 98 के हिसाब से, तो 3 मंथ का पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। 100 इंटरेस्ट आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। 50 इंटू 98 प्लस 1%, 4949 सर कॉस्ट आ गई। ये देखिए 4949 कॉस्ट आ गई। सर 200 यूनिट बेच दी 1 फरवरी को, तो सर आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। फाइव 33 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 200 इंटू 99 माइनस 1% सर आपका 19,602 सेल प्रोसीड्स आ गई। ठीक है, और वो इसी में से बेचिए सर, FIFO मेथड है ना, 118 डिवाइड बाई 120 इंटू 20,000, 19,667 सर आपकी कॉस्ट आ गई, तो 65 का सर आपको लॉस ऑन सेल आ गया। अच्छा, राउंडिंग ऑफ की वजह से इन्होंने 64 ले रखा है। चलें जी सर, आइए
अब 31 मार्च को बुक्स क्लोज करेंगे। सर कितनी होल्डिंग अपने पास बची हुई है? सर 120 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000 95,000 आ गया। 8% 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 3,800। ठीक है जी सर। सर अगर बात करें मार्केट प्राइस की तो 95,000 इंटू 9% 94050 मार्केट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं 40,000 सर, ये इसमें से सेल हुई है तो 80,000 ये इन्वेस्टमेंट बच गई। सेवन 8 667 कॉस्ट इसकी है। 9898 कॉस्ट इसकी है। 4949 कॉस्ट ये है। ठीक है 93514 तो लोअर सर आएगा 93514। चलिए जी सर, ये आपका इंटरेस्ट पेंडल अकाउंट में चला जाएगा। ऐसे लास्ट क्वेश्चन में सर ये इंटरेस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर पेंडल अकाउंट में चला गया। ठीक है जी सर। आइए अब इलस्ट्रेशन अब चलते हैं। हमने 8 इलस्ट्रेशन तक सर कवर कर लिए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे चलते हैं। एक प्यारी सी बात और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं तो सर आप पता क्या करेंगे, हर इन्वेस्टमेंट का एक सेपरेट लेजर बनाएंगे। बस इतनी सी बात सर अलग रहेगी। बाकी जैसा सर आपका इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर था सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर था सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ निधि टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X2। ठीक है, ये कुछ ट्रांजेक्शन है साहब। 1 अप्रैल को आपने क्या किया सर, 12 लाख के 8% बॉन्ड परचेज किए 100 के हिसाब से, मतलब 100 की फेस वैल्यू है। ठीक है 80.50 के हिसाब से कम इंटरेस्ट। ठीक है इंटरेस्ट जो पेबल है 1 नवंबर और 1 मई को है। सर देखिए अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिवेंचर दोनों का, ठीक है, तो पहले सर हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं। सर ये देखिए पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है। अगर पहली ट्रांजेक्शन सर आपकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का लेजर कंप्लीट करेंगे। अगर पहली ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या बॉन्ड की है तो सर हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या बॉन्ड का लेजर कंप्लीट करेंगे। ठीक है सेकंड थिंग सर हम ये देखेंगे कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके हिसाब से जगह छोड़ेंगे और फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है जी सर। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डेट वाइज क्वेश्चन पे चले? देखिए बेटा, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर हो, आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर हो, आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर हो, सर मैंने उन चैप्टरों में हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि आप क्या करेंगे, पहली लाइन से लगेंगे और कोई भी लाइन मिस नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ना अगर मैं डेट वाइज चलूंगा ना सर बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। सर किसी भी अकाउंट का दूसरे अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, पहले एक लेजर बनाएंगे फिर दूसरा लेजर बनाएंगे। हाँ जगह पहले छोड़ लेंगे सर कॉपी में, और वर्किंग नोट सर अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ठीक है जी सर। चलिए हम लोग पहले सिर्फ किसकी बात करेंगे, बॉन्ड की बात करेंगे। आइए डायग्राम बनाते हैं। सर ये देखिए, प्रीपेयर द रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द निधि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2। सर हम लोग जो यहाँ पे ईयर फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं सर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट अप्रैल को क्या हुआ है, परचेज किए। प्लीज ध्यान देना ओपनिंग बैलेंस नहीं, टू बैंक आएगा। ठीक है ये हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे 8% बॉन्ड की बात कर रहे हैं। 12 लाख की फेस वैल्यू के किस रेट पे, 80.50 पे कम इंटरेस्ट है। ठीक है और जो ड्यू डेट है वो कब कब की है सर, 1 मई और 1 नवंबर है। चलिए 12 अप्रैल को सर इक्विटी शेयर की बात हो रही नहीं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ये पॉइंट हो गया हाँ जी।
1 मई को सर इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है, वो ड्यू डेट डाल दी हमने, इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे, ठीक है। 15 मई को सर आपका इक्विटी शेयर की बात हो रही है। 1 अक्टूबर को सर क्या हुआ है, सोल्ड 3 लाख के सर 8% बॉन्ड एट द रेट 81 एक्स इंटरेस्ट, सेल कर दिया आपने। एक सेकेंड, 3 लाख के बॉन्ड एट द रेट 81% एक्स इंटरेस्ट, ठीक सर। 1 नवंबर को इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, और 1 दिसंबर की जो घटना है सर, ये आपकी इक्विटी शेयर की घटना, ठीक है जी सर। आइए पहले कंप्लीट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, ठीक। टू बैलेंस शीट कुछ है नहीं, टू आएगा सर बैंक अकाउंट, कोई ब्रोकरेज वगैरह तो नहीं पे कर रखे, नहीं सर। 12 लाख आएगा नॉमिनल वैल्यू में। इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए सर, लास्ट टाइम कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया होगा वो 1 नवंबर को पे किया होगा, क्योंकि नवंबर ड्यू डेट है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपका देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 5 मंथ का इंटरेस्ट आएगा इंटू 8% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, सर 40,000 का आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। ट्रांजेक्शन सर आपकी कम इंटरेस्ट है, तो 12 लाख इंटू 80.5% माइनस सर आपका आएगा 40,000 का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड है, 926 आ गया। चलिए 1 मई को सर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे 48,000 से। 1 अक्टूबर को हमने क्या किया सर, 3 लाख के बॉन्ड बेच दिए हैं, तो 3 लाख पे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, कितने मंथ का सर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 5 मंथ का। सर ये आ गया 10,000 से, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 3 लाख से, और सर जो ट्रांजैक्शन प्राइस आपका, ये आपका एक्स इंटरेस्ट है, तो 2,43,000, ठीक है सर। देखिए 243 आपका सेल प्रोसीड्स है, कॉस्ट कितनी है, 926 कॉस्ट है सर आपकी 12 लाख की नॉमिनल वैल्यू की। 3 लाख की नॉमिनल वैल्यू की कॉस्ट कितनी आएगी सर, ये आएगी सर 231,500। सर 11,500 का सर आपको प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, ठीक है जी सर। 1 नवंबर को सर 9 लाख पे इंटरेस्ट आ जाएगा 36,000 से। 31 मार्च को सर हम लोग क्या करेंगे, बुक्स क्लोज करेंगे, तो 9 लाख के ऊपर सर आपका एक्यूड इंटरेस्ट आएगा। नवंबर को 1 नवंबर को आपको इंटरेस्ट मिला है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ का सर आपका एक्यूड इंटरेस्ट आ जाएगा 30,000। कॉस्ट कितनी आएगी सर, 926 कॉस्ट आपकी 12 लाख की, तो 9 लाख की कॉस्ट कितने से आ जाएगी सर, ये आ जाएगी आपकी 6,94,500। ये आपका P&L अकाउंट में इंटरेस्ट चला जाएगा, ठीक है जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर की। देखिए सर, आपने 1 लाख शेयर परचेज कर लिए 40 लाख के, तो टू बैंक अकाउंट सर आपका नंबर आएगा 1 लाख, डिविडेंड में कुछ भी नहीं आएगा, कॉस्ट आ जाएगी 40 लाख से। 15 मई को सर क्या हुआ, कंपनी ने बोनस इशू कर दिया सर 3 इक्विटी शेयर का फॉर एवरी 2 हेल्ड, ठीक है। तो अपने पास कितने शेयर हैं सर, 1 लाख डिवाइड बाई 2 इंटू 3, सर 150 का बोनस शेयर आ गया, ठीक है। और नीति ने 125 सर क्या किया, बोनस शेयर 20 के हिसाब से बेच दिया। पहले एक काम करते, पहले बोनस शेयर की मैं पोस्टिंग कर लेता हूँ। ये देखिए सर, अब 40 लाख कॉस्ट बन गया आपकी 250 शेयर्स की, ठीक है। आपने इसमें से हाफ 125 शेयर बेच दिए 20 के हिसाब से, तो प्रोसीड्स आ गए सर 25 लाख से जी सर। और आपका कॉस्ट कितनी बनेगी सर, 40 लाख कॉस्ट है 250 शेयर की, तो 125 शेयर की कॉस्ट सर आ गई आपकी 20 लाख। डिफरेंस सर आपका 5 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल आ गया, ठीक है जी सर। 1 नवंबर को सर, अच्छा 1 नवंबर की तो बात हो गई थी। 1 दिसंबर को सर क्या हुआ, 18% इंटरिम डिविडेंड मिला है इंक्लूडिंग बोनस शेयर। अगर कोई ऐसे ना भी बोलता ना, तो भी सर बोनस शेयर पे डिविडेंड मिल जाता है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है जी सर। अब यहाँ पे देखिए सर,
जो इंटरिम डिविडेंड हमें मिला है सर वो आपका करंट ईयर में मिला है और हमने शेयर भी सर करंट ईयर में परचेज किए हैं, तो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट है, तो सर आपका बन जाएगा ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ये आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकली चलेंगे आप तो 12 डे का सर आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड आएगा, लेकिन हमारी स्टडी मेट सर इसको पोस्ट में ही कंसिडर करती है। ठीक है जी सर, तो यहाँ पे सर जो डिविडेंड आएगा कितने से आएगा, देखिए 1 लाख शेयर अपने पास थे, ठीक है, 150 अपने को बोनस शेयर मिले, 125 शेयर हमने बेच दिए, और एक शेयर पे सर 8% डिविडेंड है आपका 1.8 के हिसाब से, तो इनकम बन जाएगी 2,25,000 से। ठीक है जी सर, चलिए बैलेंस सर 20 लाख की कॉस्ट आ गई 125 शेयर की। ठीक है, ये पिंडल अकाउंट में अमाउंट चला जाएगा। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है। As investment made the following investment in the year X1 X2, 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड है सर आपकी, नॉमिनल वैल्यू 100 है और ये कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड सर जो है आपका 30 जून को मिलता है, 31 दिसंबर को मिलता है। ईयर एंडेड कौन सा अपना 31 मार्च है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, प्रीपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, एज्यूम दैट द एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। सर आपने एवरेज कॉस्ट मेथड लगाना है, एंड नो डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड की बात कर रहा है सर, तो इक्विटी शेयर की बात करेंगे तब इस डिविडेंड की बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम 12% गवर्नमेंट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है उसका लेजर बनाएंगे और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल X1, 31 मार्च X2, वैसे यहाँ पे भी लिख रखा है सबसे ओपनिंग बैलेंस ना, तो 1 अप्रैल X1 को अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ईयर एंडर सर आपका क्या है 31 मार्च है। ठीक है, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ओपनिंग बैलेंस है 1200 बॉन्ड है, वैल्यू कितनी है 1,26,000। ठीक है, ड्यू डेट है सर आपका 30 जून और 31 दिसंबर। 2 मई को सर आपने 2000 बॉन्ड परचेज किए, 100 के हिसाब से कम इंटरेस्ट है, और 30 सितंबर को सर आपने क्या किया, सेल कर दिए, 1500 बॉन्ड है 105 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। ठीक जी सर, आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सर क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट कितना आएगा सर, देखिए लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर को मिला होगा, 3 मंथ का एक्यूरेट इंटरेस्ट आएगा सर 3600। ठीक, तो टू बैलेंस बीडी 1200 नंबर है, 3600 इंटरेस्ट है, अमाउंट 126 है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू भी आप नंबर की जगह लिख सकते हैं। ठीक है जी सर, 2 मई को सर हमने क्या किया, 2000 नंबर परचेज किए, 2 लाख नॉमिनल वैल्यू बन गई। हाँ जी सर, कम इंटरेस्ट के हिसाब से सर आपका 2 लाख ही आपका कॉस्ट बन गई, और ये कॉस्ट आपका कम इंटरेस्ट कॉस्ट है। ठीक है, आपने इंटरेस्ट कितना पे किया होगा सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 मई दे दी है इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 मई, तो क्या डेज के हिसाब से इंटरेस्ट निकाले मंथ के हिसाब से, देखिए बेटा आप यहाँ पे ना डेज के हिसाब से भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो, लेकिन एक ही दिन का फर्क है, तो हम लोग क्या करते हैं मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और एग्जाम में एक नोट दे के आ जाएंगे कि हमने मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, अल्टरनेटिव आंसर कैन बी पॉसिबल। ठीक, हाँ अगर मान लो यहाँ पे सर 10th मई होती, 15th मई होती, तो फिर हम लोग सर डेज के हिसाब से या फिर मंथ को प्रोपोर्शनेट करके सर इंटरेस्ट निकालते। ठीक, आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा, 8000 इंटरेस्ट आ गया, तो 1,92,000 सर क्या आ जाएगा, परचेज कॉस्ट आ जाएगी। एक बार ये चेक कर लेते कोई ब्रोकरेज वगैरह तो नहीं है,
अच्छा ब्रोकरेज है, लेकिन वो शेयर्स के केस में सर, यहाँ इसके केस में कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं, ठीक है। तो 1,92,000 आ गया, 8,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट ड्यू डेट सर आपकी 30 जून आ गई है, आपका 3200 इंटू 100, नॉमिनल वैल्यू 320 है, 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा 19,200 से बाई बैंक अकाउंट। 30 सितंबर को सर हमने क्या किया, 1500 के बॉन्ड बेच दिए 105x इंटरेस्ट के हिसाब से। तो पहले क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 मंथ का इंटरेस्ट है 4500 से, और सेल वैल्यू आएगी 157,500 से, और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 157,500 सर आपका सेल प्रोसीड्स आ गए जी सर। कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 126 प्लस आपका 192 डिवाइड बाई 3200 इंटू 1500, 149063 सर। प्रॉफिट ऑन सेल आपका 8437.5, ठीक है जी सर। चलिए इसके बाद सर 31 दिसंबर को हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, कितनी नॉमिनल वैल्यू पे सर, 320 माइनस 150 170 पे। तो सर 170 पे आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 10,200। फिर सर 3 मंथ का एक्टिव इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे इसके ऊपर 5100, और कॉस्ट की अगर बात करें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी सर 126 प्लस 1,92,000 डिवाइड बाई 3200 इंटू 1700 सर 168,937.5। चलें जी सर। जो आपका इंटरेस्ट इनकम का डिफरेंस है उसे आप कहाँ लेके चले जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर। चलिए ये P&L अकाउंट के अंदर सर आपका इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। अब बात करते हैं सर इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड की, ठीक है। देखिए 15 अप्रैल को क्या हुआ है सर, हमने ना 5,000 इक्विटी शेयर परचेज किए 200 के हिसाब से ऑन कम राइट बेसिस। प्लीज ध्यान देना यहाँ पे कम राइट बेसिस पे आपने शेयर परचेज किए हैं। अब अगर सर राइट शेयर इशू होने के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर रिड्यूस होती है और हम राइट बेचते हैं, ये सारी कंडीशन अगर पूरी होती है सर, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑफ राइट को टू द एक्सटेंट डिक्रीज इन कॉस्ट प्राइस टू द एक्सटेंट ऑफ मार्केट वैल्यू, हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करेंगे सेल ऑफ राइट को, ठीक है। चलिए ब्रोकरेज सर आपने 1% पे की है कम राइट बेसिस पे, और वाज पेड इन एडिशन, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 10 के हिसाब से। चलिए तो डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, प्लीज ध्यान देना डिविडेंड सर आपका 10 रुपीज पे कैलकुलेट होगा। 5,000 इंटू आपका 200 प्लस 1%, सर 10,10,000 सर क्या आ गया सर, कॉस्ट आ गई, ठीक है। चलिए नॉमिनल वैल्यू सर आपका या नंबर ऑफ शेयर सर आपके 5,000 है, और नॉमिनल वैल्यू की अगर बात करते हैं 50,000 है, ठीक है। अमाउंट सर 10,10,000 आ गया। एक बार क्वेश्चन ने कुछ बात बोल रखी थी लास्ट में डिविडेंड की, और उसको पढ़ लेते हैं। एज्यूम दैट द एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड एंड नो डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन बोनस शेयर एज बोनस शेयर आर डिक्लेयर्ड ऑन 3 जून, ठीक है। सर वो डिविडेंड के लिए मना कर रहा बोनस शेयर पे, ठीक है। एंड डिविडेंड पर्टेन टू द ईयर एंडेड 31 मार्च X1, लास्ट ईयर का डिविडेंड है वो, ठीक है। तो सर अगर हमने ये शेयर परचेज किए तो इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा अपने को, वो प्री एक्विजिशन क्या बन जाएगा, अपना डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो हम उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। 3 जून को सर देखिए कंपनी ने बोनस इशू दे दिए 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। तो सर 2,000 अपने पास क्या आ जाएंगे, बोनस शेयर आ जाएंगे, और ये बोनस शेयर सर फाइनल डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है। देखते हैं बाकी क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं। 16 अगस्त को द कंपनी मेड ए राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर हेल्ड। कंपनी के पास सर 7,000 शेयर है, ठीक है। द एंटायर मनी वाज पेबल बाई 31 अगस्त, ठीक है, 250 के हिसाब से, ठीक है। 22 अगस्त को वो क्या लिखता है
राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वाज सोल्ड एट ₹60। राइट शेयर इशू होने से पहले अपने पास 7,000 शेयर है, ठीक है, और हम कितने राइट शेयर के लिए एलिजिबल हैं सर? 1/7, 1,000 के लिए 20% के हमने राइट बेच दिए और 80% मतलब सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, 800 सब्सक्राइब कर लिया और 200 के हमने राइट बेच दिए, ठीक है जी सर। राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वाज सोल्ड एट 60, द रिमेनिंग राइट वर सब्सक्राइब्ड। ओके, तो 800 इंटू आपका आएगा 250 के हिसाब से। सर इस पर कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम ये डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर रहे हैं, ठीक है जी सर, सब्सक्राइब कर रहे हैं मतलब 2 लाख आ गया जी सर। और वैसे भी सर इसमें ब्रोकरेज की बात क्वेश्चन ने कह भी नहीं रखी, जैसे उस वाले क्वेश्चन में ना एक जनरल लाइन लिख रखी थी ब्रोकरेज की, परचेज और सेल के ऊपर, ठीक है, यहां सर आपको ट्रांजैक्शन वाइज ब्रोकरेज की बात कर रखी क्वेश्चन ने। सर सेल ऑफ राइट आपने 60 के हिसाब से बेच दिया, ठीक है, तो क्या 12,000 जो हम पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे या इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट करेंगे? सर क्वेश्चन में ना हमें ना पोस्ट इशू ऑफ राइट शेयर सर मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 12,000 के अमाउंट को पूरे को पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है जी सर। आइए मैं ये सारी चीज आपको टिक करा देता हूं। ये देखिए सर 800 शेयर 2 लाख और राइट शेयर, ये देखिए 12,000 क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कई बच्चों की यहाँ पे क्वेरी अराइज हो जाती है कि सर हमने जब कम राइट शेयर परचेज किए हैं तो हमने राइट को जो बेचा है, सेल ऑफ राइट की प्रोसीड्स को एडजस्ट क्यों नहीं किया? बेटा इसलिए एडजस्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने नहीं दे रखी, ठीक है। 2 सितंबर को डिविडेंड एट द रेट 15% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X1 वाज रिसीव्ड ऑन 16 सितंबर। सर लास्ट ईयर का डिविडेंड हमें 16 सितंबर को मिला है, ठीक है, तो इसका मतलब सर क्वेश्चन ने ये बोल दिया बोनस शेयर के लिए, ना भी बोलता तो भी सर चाहे वो बोनस शेयर है राइट शेयर है उसके ऊपर तो हमें डिविडेंड मिलना ही था, क्योंकि डिविडेंड सर लास्ट ईयर का है। अब 15% है तो 10 रुपीज फेस वैल्यू इंटू 15% इंटू सर आपका आएगा 5,000। सर ये डिविडेंड आपके लिए क्या बन जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बन जाएगा 7,500, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। सर आपने 3,000 शेयर बेच दिए 300 के हिसाब से, ब्रोकरेज आपने 1% एक्स्ट्रा इनकर्ड की है, तो 9 लाख माइनस 1% आपका 9,000, 8,91,000, ठीक है। कॉस्ट कितनी आएगी 3,000 शेयर की, देखिए 10,10,000 प्लस 2 लाख कॉस्ट है राइट शेयर जो आपने सब्सक्राइब किए हैं, माइनस आपका आएगा सर आपका डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिवाइड बाय सर ये आपका 7,800 इंटू सर आपका आएगा 3,000। सर 462,500 कॉस्ट आ गई है, तो 891 माइनस 462,500 सर 428,500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को सर क्या हुआ है, सर इंटरिम डिविडेंड मिला 10%। अब ये डिविडेंड सर किसके ऊपर मिलेगा, सर करंट ईयर में जितने भी शेयर हैं और जितने अपने पास सर इस डेट पे हेल्ड हैं, तो कितने शेयर अपने पास हेल्ड हैं सर 7,800 माइनस सर आपका 3,000 शेयर हमने बेच दिए, सर 4,800 आ गया। 10% आपका रेट ऑफ डिविडेंड है और 10 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 1 रुपीज पर शेयर डिविडेंड आ गया इंटू 4,800, ठीक जी सर। शेयर वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एट 220। आइए पहले कॉस्ट निकालते हैं, सर कॉस्ट कितनी आएगी 10,10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7,500 डिवाइड बाई 7,800 इंटू 4,800, सर कॉस्ट आ गई है 7,40,000 और मार्केट प्राइस सर 220 है, तो 4,800 इंटू 220 सर 10,56,000, तो वैल्यूशन किस पे कर देंगे 740 पे, ठीक है जी सर।
ये सर जो आपका डिविडेंड इनकम है ये P&L अकाउंट में चली जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 11 सर, इसमें जितने भी पॉइंट है सारे हमारे डिस्कस हो चुके हैं, इसे आप खुद से प्रैक्टिस करें। इसके बाद सर आपके क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन 1 मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन 2 अगर आप देखेंगे तो सिमिलर टाइप का हम लोगों ने इलस्ट्रेशन कवर कर लिया है। क्वेश्चन 3 मैंने करा दिया, क्वेश्चन 4 मैंने करा दिया, क्वेश्चन 5 सर सिमिलर टाइप का इलस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम बार